5 जनवरी 2024 को ईडी की एक टीम नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्वायरी के लिए पहुंचती है। लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही उनको रास्ते में रोक लिया जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। ईडी के ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं, किसी का सिर फूटता है, किसी का हाथ टूटता है और वो जो इंक्वायरी करने आए थे वो इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर पाते, उन्हें वापस जाना पड़ता है। शायद ये न्यूज़ बाकी और न्यूज़ की तरह कुछ दिनों बाद थम जाती, भुला दी जाती, लेकिन अचानक उस क्षेत्र की महिलाएं सड़कों पर निकल आई और उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिए। इस प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि गवर्नर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर को आकर इन महिलाओं से बात करनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं संदेश खली की। आज हम एनालाइज करना चाहते हैं कि ये हुआ क्या और क्या ये सब यूं ही हुआ है, एक क्रिमिनल ने इसको अंजाम दिया है, या इसके पीछे पूरा एक तंत्र और एक सोच काम कर रही है। संदेश खली में एक लोकल लीडर है, शाहजहां जिनका नाम है। उनके ऊपर ऐसा आरोप है कि उन्होंने लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, उनके खेत खलिहानों पर कब्जा किया है, उनकी खड़ी फसलों के ऊपर कब्जा किया है। और इन सब में सबसे ऊपर वहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप की खबरें आ रही हैं, यानी तंत्र का उपयोग करके महिलाओं का बलात्कार। लेकिन इससे ज़्यादा विचार करने वाली बात है ममता बनर्जी का जो बयान आया है इस पूरे इंसिडेंस के ऊपर। ममता बनर्जी ने पहले ये कहा कि ये विपक्ष के द्वारा गढ़ी गई एक कहानी है। ऐसी सिचुएशन में मेरा हमेशा एक ही रिस्पॉन्स होता है, जब भी सत्ता पक्ष की सरकार कहे कि विपक्ष की डिस्टर्बेंस की वजह से आज ये सिचुएशन खड़ी हो गई है, तो ऐसे में मेरा हमेशा सत्ता पक्ष के लिए एक ही आर्ग्यूमेंट होता है कि आप सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए, आपके पास मशीनरी है, आपके पास पुलिस है, इस सब के होते हुए अगर कोई भी विपक्ष का नेता आकर के आपके क्षेत्र में डिस्टर्बेंस पैदा कर जाता है तो ये आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह है। जब ट्रंप इलेक्शन हारा था तो ट्रंप ने बोला था कि रशियन हैकर्स ने इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है और इसीलिए मैं इलेक्शन हार गया। ऐसे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आए थे जिनमें कहा गया कि रशिया ये करने के कैपेबल है या नहीं है। तब भी मेरा सवाल यही था, अगर ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति होते हुए अपने देश में होने वाले इस हैकिंग, इस इन्फ्लुएंस को नहीं रोक पाया, तो अगर कल को रशिया अटैक कर देगा अमेरिका के ऊपर, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए ट्रंप अपने देश को बचा लेगा। देखिए, अमेरिका और रशिया आपस में दुश्मन देश हैं। अगर अमेरिका को इतना ही ज़्यादा खतरा है रशिया से, और अगर ना भी हो तो अमेरिका को अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है। जब सत्ता में रहता हुआ व्यक्ति ये कहता है कि दुश्मन देश की वजह से आज मेरी ये स्थिति है, तो आपको तो सत्ता में रहने का वैसे ही अधिकार नहीं है, क्योंकि दुश्मन देश तो वैसे ही कुछ भी कर सकता है आपकी सत्ता के अंदर। ऐसा ही मेरा आर्ग्यूमेंट ममता बनर्जी के लिए है। आज ममता बनर्जी बोल रही है कि विपक्ष ने इस सबको रचा और इस वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हुई। चलिए ममता जी, ये तो विपक्ष है जिसने आपके क्षेत्र में आकर के डिस्टर्बेंस पैदा की। कल को क्या हो कि कोई फॉरेन एंटिटी आकर के आपके क्षेत्र में डिस्टर्बेंस पैदा कर दे। आप वहाँ पर सत्तासीन हैं, आपके पास पूरा वहाँ पावर है, पुलिस है आपके पास सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है। इस सब के होते हुए कोई बाहर की एंटिटी अगर डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है तो ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कि विक्टिम्स अभी क्यों निकल करके सामने आए। ये एक बहुत ही पुरानी और एक सड़ी गली स्टेटमेंट है जो हमेशा दी जाती है, और ख़ासकर उस वक्त दी जाती है जब विक्टिम के साथ लगातार कोई क्राइम होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो पहले क्यों नहीं आए। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि पहले क्यों नहीं आए, सवाल ये है कि अब जब आए हैं तो इंसाफ होगा या नहीं होगा। जब व्यक्ति के साथ हीनियस क्राइम होता है तो वो उस समय बहुत ही परेशान होता है, डरा हुआ होता है, और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जैसा संदेश खली में हुआ कि पुलिस ही मदद कर रही है कल्प्रिट की, तो विक्टिम्स कहाँ जाएंगे। विक्टिम्स ने ये बोला भी कि जब हम पुलिस के पास गए कि हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहे हैं, तो पुलिस वालों ने कहा कि आप जाकर उसी लोकल टीएमसी लीडर से इंसाफ मांगिए। और विक्टिम चाहे पहले आए या बाद में आए, उससे क्राइम कम तो नहीं हो जाता, उससे घृणा जो है क्राइम के प्रति वो तो कम नहीं हो जाती, जो लोगों पर अत्याचार हुए हैं वो तो कम नहीं हो जाते। और अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात का यहाँ जिक्र करते हैं, जिस तरह से रेप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, तंत्र का इस्तेमाल करके जिस तरह से रेप किए गए हैं, इसके पीछे सोच है। आपको इस मुद्दे से हटा करके एक और इवेंट की तरफ लेके जाता हूँ। अफ्रीका में एक कंट्री है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पर बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध चलता रहा। सरकार की सेना थी और फिर विद्रोही थे, और फिर कभी विद्रोही सत्ता में आ जाते। इस तरह से वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक शफल चलता रहा। लेकिन वहाँ पर रेप को एक वेपन की तरह यूज़ किया गया।
यूनाइटेड नेशंस की 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से डीआरसी, जो बहुत छोटी सी कंट्री, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर हर घंटे 48 रेप्स होते थे। चाहे वहाँ जाके किसी को मारा जाए या ना मारा जाए, लेकिन रेप करना उनका प्राइमरी एक्शन होता था। उसके पीछे एक सोच है, जब आप समाज में ऐसे रेप करते हैं तो आप समाज के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका पहला इमोशनल रिलेशन माँ के साथ होता है। वो माँ को समझता है और माँ के द्वारा वो परिवार को समझता है और फिर धीरे धीरे सोसाइटी और देश को समझता है। जब आप माँ की स्थिति ऐसे कर देंगे कि माँ अपने बच्चे को प्यार करने की स्थिति में ना हो, जब माँ मानसिक तौर पर इतनी प्रताड़ित हो कि वो अपने बच्चे का ठीक से पोषण ना कर सके, बच्चे को ठीक से प्यार ना दे सके, तो आप समाज की अगली जनरेशन को अभी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है और खासकर जब वो एक रेप के बाद पैदा हुआ है, तो उसे समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा बच्चा जिसे ना माँ का प्यार मिला है ना समाज का प्यार मिला है, जिसकी कोई केयर नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है वो समाज को बदले में क्या देगा? वो वही देगा जो उसे मिला है। उसे जो घृणा मिली है वो वही घृणा देगा। और माँ भी जो इस टॉर्चर से गुजरी है, इस शोषण से गुजरी है, वो माँ भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे ही प्यार दे पाएगी? क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाला समाज कैसा होगा जो ऐसे बच्चों के ऊपर तैयार होगा? और ये कलेक्टिव फेलियर है। अगर ऐसा बच्चा जो कि समाज से घृणा लेकर के घूम रहा है, कल को वो बंगाल से बाहर आकर के देश के किसी भी हिस्से में जाके क्राइम कर सकता है। आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जब 1971 में आज का बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त के पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा था, तो पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश आई और उन्होंने वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप की है। सैनिकों को ये काम दिया जाता था रेप करने का, और वो इतने बड़े पैमाने पर किए गए कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ पर कैंप लगाने पड़े ताकि उन फीमेल्स का जिनके साथ रेप हुआ है वो चाहें तो अबॉर्शन करवा सकती हैं। वहाँ भी रेप करने का पर्पस था पनिशमेंट देना महिलाओं को और समाज को बर्बाद करना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुश्मन मुल्कों की, दुश्मन देशों की, दुश्मन ताकतों की। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ तो कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ इस रेप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का क्या पर्पस है? मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि ममता बनर्जी की इसके पीछे कोई सोच है या नहीं है। जब पुलिस इंक्वायरी होगी या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो या केस चले तब की बात है। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से रेप को अंजाम दिया गया है वो इस समाज के लिए खतरनाक है। कल को ये बच्चे जब इस समाज का हिस्सा बनेंगे तो हमें बिल्कुल भी उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि वो हमेशा ही अच्छे नागरिक बन के रहें। उन्हें घृणा मिली है, वो बदले में घृणा ही देंगे। आपके बच्चे को प्रेम मिलेगा तो प्रेम ही देगा। परवरिश ही नहीं हो रही है उन बच्चों की ठीक से, तो कल को समाज को क्या दे सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हम तरक्की के जिस मुहाने पर बैठे हैं, जिसके आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 सालों में, 20 सालों में 3 गुना 4 गुना हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा देंगे, देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आएंगे। ऐसे वक्त में जब इस देश में ऐसे काले कारनामे सामने आते हैं तो हमें ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि एज ए सोसाइटी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी से अपनी अलाइनमेंट रखते हो, ये एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में हम सबको बोलना चाहिए। और इस इंसिडेंट्स पे आगे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं उसको इस चैनल के थ्रू आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मैं कम से कम ये चाहता हूं कि उन लोगों को एक आवाज़ मिलनी चाहिए जो समाज के सबसे शोषित वर्ग से आते हैं। अगर उनके लिए आवाज़ देने का काम हम नहीं कर पाए तो हमारे लिए इस पूरे सेटअप का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमें इस तंत्र ने दिया है। देखिए, ये तरक्की जो आज हमारे पास है, हमारे पास चाहे मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं, पढ़ाई है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है, वो भी हमें इसी सिस्टम ने दी है। तो इस सिस्टम को भी हमें रिटर्न करना होगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। शोषित वर्ग है जिसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उनको आवाज़ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम इसी तंत्र की दी हुई सुविधाओं का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको आगे बढ़कर गलत को गलत कहना होगा, क्योंकि अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो कल को वो गलत हमारे साथ भी हो सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, एक थ्योरी होती है सोसाइटी के कलेक्टिव फेलियर की। आप समाज में अगर किसी एक बच्चे को भी गलत छोड़ देते हैं, शोषित छोड़ देते हैं, तो कल को वो बच्चा जो क्राइम करेगा वो आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा, नील पोस्टमैन एक राइटर हैं, उनको आप पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि समाज के लिए, परिवार के लिए, एक साथ चलने के लिए, तरक्की के लिए समाज में प्रेम कितना ज़रूरी है। थैंक यू।